बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स, आज से मेरे लेक्चर इन नामों से आएंगे: BG1, BG2, BG3 फॉर बैगनर्स, DD1, DD2, DD3 फॉर डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच लर्नर्स, AP1, AP2, AP3 फॉर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस लर्नर्स। और AP1 और AP2 की सीरीज़ स्टार्ट हो चुकी है और आज से मैं BG1 से स्टार्ट ले रहा हूँ। BG1 बिगिनर्स का लेवल 1 है और ये थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट है। व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं, इंग्लिश एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है जिसके साथ हमें कदम से कदम मिलाकर चलना है। तो जाहिर है कि इंग्लिश हमें हर कदम पर इस्तेमाल करना पड़ती है। प्रॉब्लम यह है कि हमारे यहाँ और बहुत सारे ममालिक, ख़ास तौर पर इंडिया में, कुछ इस तरह से लेक्चर दिए जा रहे हैं कि अपने ही बनाए हुए कॉन्सेप्ट हैं जो अंग्रेज़ को भी नहीं पता लेकिन इनको पता है, और वही कॉन्सेप्ट बच्चों के जहनों में उतारे जा रहे हैं। और उस वक्त तो बच्चे वो कॉन्सेप्ट खुशी खुशी सीख लेते हैं, लेकिन बाद में उन्हें समझ आती है या पता चलता है कि ये कॉन्सेप्ट तो फेल होना शुरू हो गए हैं। और दूसरी बात ये कि उर्दू के सहारे इंग्लिश, ये किसी हद तक तो ठीक है, जैसे मैं उर्दू बोल रहा हूँ ताकि आपको समझा सकूँ, और अगर मैं इंग्लिश बोलूँगा तो जो इंग्लिश सीखने बैठे हैं उन्हें समझ नहीं आएगी। ये किसी हद तक तो चलता है, लेकिन अगर आप उर्दू के सहारे या उर्दू के कॉन्सेप्ट इंग्लिश पर थोप देंगे तो ये किसी हद तक तो चलता है। मैं एग्जाम्पल देता हूँ। जैसा कि लोग कहते हैं, जनाब, अगर सेंटेंस के आखिर में ताहू ती है, ते हैं वगैरह आए तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। बाज़ लोग कहते हैं रहा, रही, रहे आए तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है। और कुछ लोग कहते हैं चुका, चुकी, चुके आए तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रॉब्लम यही है। और अगर हम इसी तरह से इंग्लिश सीखेंगे तो इंग्लिश हमें नहीं आएगी, क्योंकि इस तरह तो हम कुएं के मेंढक बन जाएंगे, बल्कि बन के रह जाएंगे। मुहावरा है, समझते हैं, कुएं के मेंढक, यानी हम यही करते रहेंगे और उर्दू वालों को इंग्लिश पढ़ाते रहेंगे। अब सपोज मैं किसी ऐसे मुल्क में खड़ा हूं, जैसे मैं मालदीव में खड़ा हूं और मुझे मालदीव के स्टूडेंट्स को इंग्लिश पढ़ानी है। अब वो माले भाषा जानते हैं और मैं उर्दू जानता हूं, वो उर्दू नहीं जानते, मैं माले भाषा नहीं जानता। अब इंग्लिश पढ़ाएं तो कैसे पढ़ाएं, सवाल उठता है। क्या मुझे बताएं कि इंग्लिश राइटर्स या ग्रामरियंस क्या किताब में ये लिख रहे हैं, चुका, चुकी, चुके? हाँ, एक ज़माना था जब इंग्लिश लैंग्वेज हमारे यहाँ नई थी, न्यूली अडॉप्टेड लैंग्वेज थी। अंग्रेज़ नया नया आया था। ख़ास तौर पर 18th 19th सेंचुरी में इंग्लिश लैंग्वेज सीखने का रुझान बढ़ा। सब कॉन्टिनेंट में इंग्लिश सीखने का रुझान बढ़ा तो लोग इंग्लिश सिखाने के लिए उठ खड़े हुए। तो उस वक्त ये कॉन्सेप्ट दे देना कि चलो नए नए लर्नर्स हैं, अब तो मीडिया का दौर है, अब तो टेलीविज़न का दौर है, अंग्रेज़ों को बोलता देखते हैं, और अब ये कॉन्सेप्ट के बिना काम नहीं चलेगा। अब तो कॉन्सेप्ट चाहिए आपको।
अब तो साइंस का दौर है। जैसे पुराने वक्तों में किताबें छपती तो इस तरह से होता था कि बुक में एक लफ्ज लिखा होता, जैसे लफ्ज है एक्टिव, तो साथ ही इस वर्ड का एक तलफ्फुज भी मिला करता था। जैसे तो उस जमाने में जब उन्होंने पढ़ना तो उन्होंने कहना यह है एक्टिव। एक्टिव क्योंकि एक्टिव ही बनता है पैसिव, पैसिव क्योंकि नए नए लर्नर्स थे उस जमाने में, टेलीविजन तो था नहीं, मीडिया तो था नहीं, तो हमें अपने घर में अंग्रेज बहुत कम मिलता था, तो जो लिखा होता था पढ़ लिया करते थे। तो जब उन्होंने देखा अभी अंग्रेज जब घर में आना शुरू हुआ, टेलीविजन पर, मीडिया पर अंग्रेज को बोलता देखा, तो पता चला कि ये वर्ड एक्टिव नहीं बल्कि एक्टिव है, ये वर्ड पैसिव नहीं पैसिव है। अब बात यह है कि हम किस तरह से इंग्लिश बोलें, कैसे सीखें। तो भाई, इफ यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश, थिंकिंग इन इंग्लिश मस्ट। और वो कब आएगी? When you are habitual in English, listening and reading in English। देखें, चीजों को कुरेदने की कोशिश किया करें। जब आप किसी लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं तो फिर बाकी लैंग्वेजेस आपको कुछ लम्हे के लिए छोड़नी पड़ेंगी, भूलनी पड़ेंगी। इस दिमाग को ना ताला लगाना पड़ेगा आपको। अपनी वो बाकी लाइब्रेरीज जो है ना, उनको ताला लगाओ और फिर एक लैंग्वेज को सोचो, और वो जिस लैंग्वेज को आप सीखना चाह रहे हो। जब आप बाकी लैंग्वेजेस को भी सोचोगे तो डेफिनेटली यू कैन नॉट अचीव एनी गोल इन योर फ्यूचर, यू कैन नॉट स्पीक वेल। अब बात यह है कि मैं स्टार्ट लूं तो कहां से लूं? तो मैं जनाब आज स्टार्ट ले रहा हूं वर्ल्ड क्लास से। आज हमारा स्टार्ट जनाब हो रहा है वर्ड क्लासेस से। अब ये वर्ड क्लासेस क्या है? जिसने तो आज से 50 साल पहले इंग्लिश पढ़ी तो वो लोग, या 20 साल 30 साल पहले इंग्लिश पढ़ी तो वो लोग आज भी इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है। इंग्लिश काफ़ी हद तक चेंज हो चुकी है, कॉन्सेप्ट बदल चुके हैं, डेफिनेशंस चेंज हो चुकी हैं। आज पार्ट्स ऑफ स्पीच का नेम है वर्ड क्लासेस। ये वर्ड क्लास है, और वर्ड क्लास में देर आर 8 वर्ड क्लासेस। नंबर 1 अगर हम बात कर लें तो वो क्या है? नाउन। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। अब यहां पे जरा गौर कीजिएगा, मेरी लिखने की तरतीब आपने फॉलो करनी है। बाज़ औक़ात लोग क्या करते हैं कि जो मुंह में आया वो करवा दिया बच्चों को, चलें आज ये करवा देते हैं जनाब, आज ये करवा देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, हर चीज लिंक करेगी दूसरी चीज के साथ। आप देखें यहां पर नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ये तीनों कहलाते हैं जनाब, ये तीनों हैं नाउन ग्रुप। नाउन ग्रुप कैसे? नाउन ग्रुप, नाउन मीन नेम ऑफ थिंग, pronoun in the place of noun, adjective define या describes of noun। तो तीनों की कैटेगरी सेम है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव तीनों की कैटेगरी एक है, तो ये तीनों कहलाते हैं नाउन ग्रुप। फिर बारी आती है वर्ब, एडवर्ब।
वर्ब, एडवर्ब। अब वर्ब और एडवर्ब इनका आपस में एक कनेक्टिविटी है और ये कहलाते हैं वर्ब ग्रुप। वर्ब ग्रुप, वर्ब और एडवर्ब। एडवर्ब क्या है? जो किसी भी एक्शन वर्ब के ऊपर 4 सवाल उठाता है, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ। तो इन दोनों का आपस में एक लिंक है। उसके बाद अगर हम बात कर लें तो वो है जनाब प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और लास्ट पर है इंटरजेक्शन। और ये होते हैं एम्प्टी वर्ड्स। एम्प्टी वर्ड्स। अच्छा, इनको एम्प्टी वर्ड्स क्यों कहते हैं? इनको एम्प्टी वर्ड्स इसलिए कहा जाता है कि ये सेंटेंस में जाकर ही सेंस क्रिएट करते हैं। जैसे अगर हम बात करें प्रेपोजिशन के अकॉर्डिंग, तो मैं किसी स्टूडेंट से पूछूं, भाई ये ऑन क्या है, ऑन का मीन क्या है? वो कहेंगे जनाब ऑन का मतलब पर या ऊपर। ऑन का मतलब पर या ऊपर। तो इसका मतलब तो फिर ये हुआ उनके अकॉर्डिंग व्हाट इज गोइंग ऑन, मतलब क्या ऊपर जा रहा है। ऐसा तो होता नहीं है। जब तक ये सेंटेंस में यूज नहीं होगा ये अपनी सेंस नहीं देगा, क्योंकि ये एम्प्टी वर्ड्स होते हैं, सेंटेंस में जाकर ही सेंस क्लियर करते हैं। खैर, फर्दर जो हमारे लेक्चर्स आएंगे, हम हर पॉइंट को, हर पार्ट को हम डीपली इंशाल्लाह एक्सप्लेन करेंगे। चीजों को समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इंटरेस्ट। अगर आप में इंटरेस्ट है तो आप चीजों को समझने में आपको चीजों को समझने में दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, मिसाल दे रहा हूं एक छोटी सी। अक्सर औकात क्या होता है कि आप कहीं निकलते हैं और रास्ते में जगह जगह आपको कुछ लिखा हुआ मिलता है, तो बात चीजें आपके लिए नई होती हैं और आप उनको देखते हैं और फिर सोचते हैं। अक्सर औकात बच्चे बड़े बड़े बिलबोर्ड्स पर लिखा हुआ पढ़ते हैं, तो जैसे ही वो उनका ध्यान ऊपर पड़ता है तो कहते हैं, वो समझते हैं टॉयलेट। तो जब वो जवान होते हैं, उनको समझ बूझ आती है, तो फिर उनको पता चलता है कि ये टॉयलेट नहीं टू लेट है, विच मीन्स किराए के लिए। तो चीजों को समझने की कोशिश करें। अच्छा, हम कभी कभी इस चीज को महसूस करते हैं कि हम जिंदगी में बहुत से ब्लंडर करते हुए आ रहे हैं और चीजों को कुरेदते नहीं हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आजकल हम पढ़े लिखे लोग जो हैं वो भी इन चीजों को इतना ज्यादा सोचने पर फोकियत नहीं देते। जैसे कभी आपने नोटिस किया हो, शायद आप में से किसी ने किया हो, जैसे कि ये देखें, अच्छा ये क्या है? ये है जनाब गिलास। अच्छा, कभी गौर कीजिएगा, गिलास, गिलास एक मटेरियल है। गिलास एक मटेरियल है और हम कहते हैं अच्छा पानी लेकर आओ भाई, किसमें? गिलास में। गिलास, ठीक है। अच्छा बात सुनना, मेरे लिए जो पानी लेके ना वो स्टील के गिलास में लेके आना। अरे भाई मुझे ये बताएं, कभी आपने स्टील का गिलास देखा? गिलास तो शीशा है, कभी आपने स्टील का शीशा देखा? अच्छा बात सुनो, मट्टी के गिलास में लाना। अच्छा मट्टी का गिलास, मट्टी का गिलास भाई,
कोई कह रहा है स्टील का ग्लास, तो कोई कह रहा है मिट्टी का ग्लास, तो कोई कह रहा है लोहे का ग्लास। अरे भाई, ये कैसा ग्लास है, ये कैसा शीशा है जो आपको मिट्टी का भी मिलता है, ये कैसा शीशा है जो स्टील में मिलता है, और ये कैसा शीशा है जो आपको जनाब लोहे में मिल रहा है। ये तो बिल्कुल ऐसे हो गया जनाब जैसे लोहे की लकड़ी या लकड़ी का लोहा। भाई अजीब सी बात है भाई, चीजों को हम नोटिस किए बिना ही गुजर जाते हैं। भाई समझने की कोशिश कीजिए। जैसे अक्सर औकात होता क्या है, हम पैंतलून या पैंट्स पहनते हैं तो हम कहते हैं ये जीन्स की पैंट्स। हम जीन्स एक मटेरियल है, हम उस मटेरियल को ही उस चीज का नेम कंसिडर कर लेते हैं कि वो चीज उसका एक स्पेसिफिक नेम होगा, जैसे पैंट्स, लेकिन हम कहते हैं ये जीन्स है। तो जीन्स तो मटेरियल है, यानी हम मटेरियल को ही एज अ नाउन ट्रीट कर लेते हैं, उस चीज का नेम बना लेते हैं। अब ग्लास जो है, ग्लास तो एक मटेरियल है, हम कहते हैं ये ग्लास है। कोई भी चीज, कोई भी बर्तन जिसको पीने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं वो कहलाता है टम्बलर। टम्बलर। जैसे आप वाटर सेट खरीदें, मोस्टली शीशे का होता है, वाटर सेट खरीदें तो उसमें 6 आपको ग्लास मिलेंगे, तो उसके ऊपर भी कभी नोट करिएगा कि लिखा होगा 6 टम्बलर्स, मतलब ये वो हैं जिनको पीने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। वो जब बरसगीर के अंदर नया अंग्रेज आया तो उन्होंने उस वक्त जो बादशाह लोग थे, राजा महाराजा लोग थे, उनको जब डिशेस में जनाब ग्लास रख के पानी पिलाने की कोशिश की, तो उस ज़माने में वो लोग कटोरों में पानी पिया करते थे, कटोरे हुआ करते थे। तो वो लोग बड़े हैरान हुए कि ये क्या चीज़ है, तो उन्होंने बताया कि ये ग्लास है। तो ग्लास क्या है, एक मटेरियल है। उस वक्त से लोग ग्लास ग्लास कहना शुरू कर दिया, लेकिन आज वो स्टील का भी होगा तभी भी कहेंगे ग्लास, आज वो मिट्टी का भी होगा तभी भी कहेंगे ग्लास, आज वो तांबे का होगे तब भी वो कहेंगे ग्लास। तो चीज़ों को समझने की सलाहियत रखिए। अभी नोट कीजिएगा ये जो मैंने पॉइंट उठाया है कि हर टाइम ये कह देना ये ग्लास है, ये स्टील का ग्लास है। भाई स्टील है, उसको सिंपली आप टम्बलर बोल लो कि टम्बलर है ये, बस दैट्स इट। तो बात करने का मकसद ये है कि कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। और इंशाल्लाह ये तो आज छोटा सा इंट्रोडक्टरी लेक्चर था BG1 के नाम से, तो BG2 BG3 में हम इन चीज़ों को इंशाल्लाह एक्सप्लेन करेंगे, जैसे नाउन को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। और BG2 में BG3 सॉरी हमारा जो होगा वो प्रोनाउन पे होगा, BG4 एडजेक्टिव पे बात करेंगे, BG5 में हम वर्ब की बात करेंगे, एडवर्ब की बात करेंगे। तो सॉन ये हमारी एक चेन चलने जा रही है, ये हमारी एक इंशाल्लाह चेन चलेगी और काफ़ी हद तक आपको मज़ा भी आने वाला है। अभी तो स्टार्ट है, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, डोंट वरी। इंशाल्लाह आप साथ जुड़े रहिएगा और आपको इंशाल्लाह ऐसे कॉन्सेप्ट मिलेंगे जो आपके लिए बहुत ईजीएस्ट होंगे, आपके लिए समझना बहुत ज़्यादा आसान तरीन मैं तरीक़ों से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। खुश रहें, शाद रहें।